मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हाटीपुर इलाके में एक नगर पड़ता है तृप्तिपुर, जहां पर एक परिवार रहता है और उस परिवार को लोग दुबे फैमिली के नाम से जानते थे। और उस दुबे फैमिली में टोटल 5 लोग थे और जो घर के मुख्य सदस्य थे उनका नाम था रवि दत्त दुबे, जिनकी उम्र 58 साल की थी और वो कलर की जॉब कर रहे थे। और इनकी पत्नी का नाम था भारती दुबे और इनकी एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम कृतिका दुबे था। और कृतिका की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी और उनकी एक छोटी बेटी थी जिनका नाम सलोनी दुबे था, जिसकी उम्र महज अभी 17 साल थी। और उनका एक बेटा था जिसका नाम रूपेंद्र दुबे था, जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी, यानी कि वो पूरे घर में सबसे छोटा लड़का था। और इस परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि पिता रवि दत्त सरकारी जॉब करते थे और 58 साल की नौकरी में उन्होंने अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए थे और इन्होंने ग्वालियर में 2 मंजिला मकान भी बना लिया था। और यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि घर की सबसे बड़ी बेटी कृतिका दुबे की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। तो कृतिका के पिता ने भिंड निवास में राम मनोहर शर्मा के साथ अपनी बेटी कृतिका दुबे का रिश्ता तय कर देते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। और शादी के बाद कृतिका अपने ससुराल चली जाती है और वहीं उसे उम्मीद था कि अब उसका जीवन बहुत अच्छे से कटेगा, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब वो ससुराल जाती है तो उसके पति राम मनोहर शर्मा का जो व्यवहार था वो कुछ दिन बाद बदल जाता है और उसका पति कृतिका को परेशान करने लगता है। वो कृतिका से कहता है कि तुम्हारे पिता सरकारी नौकरी करते हैं, मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए और मेरी नौकरी लगवाओ अपने पिता से कह करके। उसके बाद यह बात कृतिका दुबे ने अपने पिता रवि दत्त दुबे से बताती है। उसके बाद पिता कहता है कि ऐसा संभव नहीं है। इस बात से कृतिका और कृतिका के पति के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कृतिका अपने ससुराल से तंग होकर के मायके वापस चली आती है और अब कृतिका अपने मायके में ही रहने लगती है। और कुछ दिन तक समय ऐसे ही बीत जाता है। अब तारीख आ जाता है 4 अगस्त 2021। रवि दत्त दुबे जब शाम को अपनी ड्यूटी से वापस घर आते हैं, परिवार के साथ करीब 8 से 9 के बीच में वो सब मिल करके खाना वाना खाते हैं और खाना खाने के बाद कुछ देर टीवी देखते हैं और करीब 10:30 बजे के आसपास सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इस परिवार के जितने भी बेडरूम थे वो फर्स्ट रूम पर ही थे और रवि दत्त दुबे अपने कमरे में जाकर के सो जाते और दूसरे कमरे में रवि दत्त की पत्नी यानी भारती दुबे और दोनों बेटे और बेटी सोने के लिए चले जाते। अब रात के करीबन 2:30 बजे घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और इस गोली चलने की आवाज से रवि दत्त के पत्नी और उनके दोनों बेटे और बेटियां उठ जाती हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कमरे से बाहर जाकर के देख सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद घर की बड़ी बेटी कृतिका दुबे अपने कमरे से बाहर निकलती है और घर के सारे लाइट्स ऑन करती है और घर में उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। और अब वो अपने पिता के कमरे में जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं क्योंकि उसके पिता के कमरे में बेड पर उसके पिता की आधे मुंह फटे हुए थे और बेड की चादर पर चारों तरफ से खून फैला हुआ था। और अब कृतिका की चीखें सुन करके माँ भारती और छोटी बहन सलोनी और बेटा रूपेंद्र भी वहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही वो कमरे के अंदर एंट्री करते हैं उनकी चीखें भी निकल जाती हैं। और ये चीखें सुन करके आसपास के पड़ोसी जो होते हैं वो जग जाते हैं और सभी पड़ोसी इकट्ठा होकर के उनके घर के अंदर आ जाते हैं और सभी देखते हैं कि रवि दत्त दुबे अपने बेड पर आधे मुंह में पड़े हुए हैं। और ये देख के लग रहा था कि उनके पेट में कोई गोली मारा है जिसके कारण उनकी मौत हो गई और उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। और ऐसे ही देखते ही देखते पड़ोसियों का जमघट लग जाता है और उन्हीं में से एक ने पुलिस को कॉल कर दिया और आधे घंटे में वहाँ पर पुलिस की टीम आ जाती है और मौके वारदात पर वहाँ पर छानबीन करना शुरू कर देती है। और वहाँ से पड़ोसियों को हटाया जा रहा था क्योंकि ये सीधे सीधे एक हत्या का मामला नजर आ रहा है। अब रवि दत्त को आखिरकार किसने गोली मारी, तो इसलिए फॉरेंसिक टीम और डॉग रेस्क्यू टीम बुलाया जाता है। और सुबह होते ही ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो जाती क्योंकि ये ग्वालियर के सबसे बड़े अधिकारी भी थे क्योंकि रवि दत्त दुबे एक पैसे वाले व्यक्ति थे। तो शुरू में पुलिस वालों को लगा कि ये चोरी का मामला हो सकता है। उसके बाद पुलिस वाले उसी एंगल से जांच-बीच करना शुरू कर देते हैं और फॉरेंसिक टीम भी घर की बारीकी से जांच करती है। और पुलिस वालों को घर में किसी की एंट्री करने का मतलब कोई भी जैसे जबरदस्ती एंट्री करता है, तोड़फोड़ करता, उसका कोई भी सुराग मिला ही नहीं क्योंकि अगर कोई बाहर से चोरी करने के लिए आया होगा तो जाहिर सी बात है कि उसने दरवाजे का लॉक या तो खिड़की की लॉक या फिर दीवार वगैरह तोड़ के कहीं न कहीं से तो जरूर आया होता, लेकिन ऐसा कोई भी निशान नहीं मिलता है, जिससे पुलिस वालों की थोड़ी पहेली फेल हो जाती है। यह कोई चोर या लुटेरे का मामला नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले दूसरे एंगल से छानबीन करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि इनके साथ किसी की दुश्मनी हो और उसी ने इनकी हत्या करवाया हो, लेकिन सवाल अब भी यहीं पर था कि ये घर में सिर्फ 5
5 ही लोग थे, रवि दत्त के अलावा उनकी बीवी और उनके 2 बेटी और एक बेटा। और बाहर से तो अंदर कोई आया नहीं, क्योंकि पुलिस वालों को कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता कि जैसे कोई एंट्री करेगा, दरवाजा या खिड़की तोड़ा होगा। और जिस वक्त पड़ोसी उस घर के अंदर आए तो उस वक्त भी कोई भी वहां से भागकर या कुछ भी दिखाई नहीं पड़ोसियों को। उसके बाद पुलिस वालों को शक हुआ परिवार वालों के ऊपर। इन परिवार वालों से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो परिवार वालों ने कहा कि हम ना तो किसी को घर के अंदर आते हुए देखे, ना तो बाहर जाते हुए देखे, और यहाँ पर दुश्मनी वाला एंगल भी फेल हो जाता है पुलिस वालों का। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और छानबीन शुरू हो जाती है। अब क्योंकि इस घर में बाहर से तो कोई आया नहीं और घर से कोई बाहर गया भी नहीं था, तो आखिरकार रवि दत्त की हत्या हुई कैसे? तो पुलिस को कहीं न कहीं शक था, या तो इनके परिवार वालों ने किसी न किसी सदस्य ने रवि दत्त की हत्या की है, लेकिन परिवार में बीवी और बच्चे के सिवाय कोई भी नहीं था और उन पर शक नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए पुलिस वाले यह मान करके चलते हैं कि हो सकता है रवि दत्त खुदकुशी किए हों, क्योंकि काफी करीब से गोली चली। हो सकता है कि रवि दत्त किसी परेशानी के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए हों। पुलिस वाले इस बात को थोड़ी देर सोच करके परिवार वालों से भी बता देते हैं और परिवार वाले भी कुछ हद तक इस बात को मान लेते हैं। लेकिन इस कहानी पर यहीं से ट्विस्ट आता है। अगर रवि दत्त ने अपने हाथों से अपनी हत्या की होती तो मर्डर का वो वेपन कहाँ है? लेकिन फॉरेंसिक टीम पूरे घर को और उनके बॉडी को अच्छे से तलाश किया, वहाँ पर कोई भी वेपन नहीं मिलता है। तो पुलिस वाले जो सुसाइड का नया वो लाए थे वो भी यहाँ पर फेल हो जाता है। उसके बाद पुलिस वालों ने रवि दत्त के ऑफिस में भी बात किया तो उनके ऑफिस वालों ने कहा कि रवि दत्त तो एक जिंदा दिल थे, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर ही नहीं था, तो इस वजह से वो कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकते। यानी कि उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी की गई है। और पुलिस वालों का जो शक था वो घूम फिर कर वो 4 सदस्य थे उन्हीं के ऊपर जा रहा था, जिसमें रवि दत्त की बीवी भारती थी और उनकी बड़ी बेटी कृतिका और उनकी छोटी बेटी सलोनी थी और 12 साल का बेटा रूपेंद्र था। और पुलिस वालों को ये तो पता चल गया था कि ये कोई खुदकुशी का केस नहीं है, यह तो पूरी तरह से एक प्लान मर्डर था और इस मर्डर के केस में कोई और नहीं घर के ही सदस्य शामिल है। और इसी चलते पुलिस वाले इस पूरे परिवार के ऊपर नजर रखते हैं। सबसे पहले रवि दत्त की बीवी भारती दुबे पर नजर रखा जाता है तो और उसके बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है कि किसी के साथ इसका कोई अवैध संबंध तो नहीं था, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बीवी का अवैध संबंध के कारण वो अपने पति को मरवा देती है। और इससे पुलिस वाले काफी ज्यादा गहराई से जांच करते हैं तो भारती दुबे के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि भारती दुबे के ऊपर शक जाए। और उन्हें हर जगह से यही पता चलता है कि रवि दत्त की जो पत्नी थी भारती दुबे वो बहुत अच्छी लेडी थी और उसका किसी के साथ ऐसा अवैध संबंध नहीं था और वह किसी भी हाल में अपने पति की हत्या नहीं करवा सकती है। यानी कि जो ये पत्नी रवि दत्त की पत्नी थी भारती दुबे, पुलिस वालों के जो शक था वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि भारती दुबे इसका मर्डर यानी अपने पति का मर्डर नहीं करवा सकती है। अब जो शक था घर की सबसे बड़ी बेटी कृतिका दुबे की तरफ जा रहा था। हाल फिलहाल में पिता ने उसकी अरेंज मैरिज करवाया था और जिस लड़के के साथ उसकी शादी की थी उसने कृतिका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और वो ससुराल में नहीं रह पाई और कृतिका इसके बाद अपने परिवार से खफा हो जाती है और इस तरीके से गलत घर में उसकी शादी हो जाती है, जिसके चलते उसका जीवन बर्बाद हुआ, जिसके चलते कृतिका ने अपने पिता को मरवा दिया होगा। यानी कि अब यहाँ पर प्राइम सस्पेक्ट कृतिका बन चुकी थी। और पहले तो पुलिस वाले कृतिका के पति से बातचीत करते और वहाँ से पुलिस वालों को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। और अब कृतिका के जो यार दोस्त थे और पड़ोसी वाले थे और उन लोगों से बातचीत की जाती है तो और कृतिका के पीछे भी कुछ दिन तक पूछताछ किया जाता है और उसकी कॉल डिटेल चेक की जाती है। वो किसी से बातचीत करती है, लेकिन इस सारे छानबीन के बीच में पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। बड़ी बेटी कृतिका जिसके ऊपर पुलिस वालों को शक जब नहीं मिलता तो वो लोग अब घर की सबसे छोटी बेटी सलोनी की तरफ शक करने लगते हैं, जिसकी उम्र महज अभी 17 साल ही थी। हालांकि उसके ऊपर कोई शक का कारण नहीं बन रहा था, लेकिन पुलिस वालों को कहीं न कहीं अपना इन्वेस्टिगेशन करना होता है। जितने परिवार के सदस्य होते हैं सबके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है, तभी जाके कहीं कातिल पकड़ा जाए। इसीलिए पुलिस वाले सलोनी से बातचीत करते हैं और सलोनी से बात करने से कुछ ऐसा महसूस होता है पुलिस वालों को, क्योंकि सलोनी जो है काफी ज्यादा घबरा करके बात कर रही थी पुलिस वालों, और जो पुलिस सवाल पूछ रही थी उसका सही से जवाब भी नहीं दे पा रही थी सलोनी। हालांकि वो अभी छोटी थी, इस वजह से उसे सख्ती से पूछताछ नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिस वाले सबसे पहले जहाँ वो स्कूल में पढ़ती है वहाँ जाते, उनके जो दोस्त यार होते उससे पूछताछ करते और वहीं से पुलिस वालों का सलोनी का काला सच्चाई पता चला। सलोनी का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है करण, और बिना देरी किए पुलिस वाले करण की कुंडली खगाना शुरू कर देते हैं। और सलोनी के कुछ और दोस्तों से पुलिस वालों को यह भी मालूम चला कि सोनाली के कुछ और दोस्तों
फोटो से पुलिस वालों को यह पता चला कि एक दिन सलोनी के पिता ने सलोनी और उसके साथ एक लड़के को पार्क में बैठे हुए देख लेते, जिसके चलते उसी पार्क के अंदर सलोनी और करण को उसके पिता ने एक एक थप्पड़ मार देते और उसके पिता कहते हैं कि आगे से तुम दोनों कभी नहीं मिलोगे। और अब पुलिस वालों के लिए इतना सुराग काफी था और पुलिस वाले बिना देरी किए करण के पास जाते हैं और कहते तुम सलोनी के पिता को क्यों मारे। और जब यह बात पुलिस वाले के मुंह से सुनता है करण तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर करण कहता है सर मैं मानता हूँ कि सलोनी मेरी गर्लफ्रेंड थी और उसके पिता ने हम दोनों को एक साथ पकड़ लिया और मुझे थप्पड़ भी मारा था, लेकिन मैंने सलोनी के पिता को बिल्कुल भी नहीं मारा। और पुलिस वाले जबरदस्ती करण के ऊपर इल्जाम लगा रहे, यानी कि एक तरह से करण के ऊपर जाल फेंक रहे थे पुलिस वाले और करण उस जाल में फंसता जा रहा था। और इसी चलते करण कुछ ऐसा उगल देता है जिससे इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। दरअसल करण नाम का लड़का पुलिस से यह कहता है कि सर मैंने सलोनी के पिताजी को नहीं मारा है, हो सकता है कि सलोनी ने ही अपने पिता को मारा हो, क्योंकि जिस दिन सलोनी के पिताजी ने हम दोनों को पकड़ा था पार्क में और हम दोनों को एक एक थप्पड़ भी लगाया था, उसके बाद सलोनी अपने पिताजी से खफा हो जाती है और उसने मुझसे एक बार यह बोला था कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा तो तुम्हें मेरे पापा को मारना होगा। सलोनी की यह बात सुन करके मैंने अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे सलोनी से और पिछले 1 महीने से मैंने सलोनी से बात तक भी नहीं की और आप चाहे तो हमारा कॉल डिटेल भी निकलवा सकते हैं। पुलिस वाले यहाँ पर करण का कॉल डिटेल निकलवाते हैं और बात पूरी तरह से सही साबित होती है कि पिछले 1 महीने से सलोनी से करण कभी बात ही नहीं करता। क्या करण जो सलोनी के इरादे थे वो भाप चुका था और इस वजह से वो सलोनी से दूर हो गया, लेकिन पुलिस वालों को यह पता चल गया था कि इसके पीछे सलोनी का अहम रोल जरूर है। और उसके बाद पुलिस वालों ने सलोनी की कॉल डिटेल निकलवाई तो पुलिस वालों को मालूम चला कि सलोनी पिछले 1 महीने से करण के साथ नहीं बात कर रही थी, लेकिन पिछले एक नंबर से कई घंटों से उससे बात कर रही थी और ये नंबर किसी पुष्पेंद्र लोधी का था। और उसके बाद पुलिस वाले पुष्पेंद्र लोधी की छानबीन करते हैं तो पता चला यह थोड़ा क्रिमिनल टाइप का लड़का है और ये पहले ही छोटे मोटे क्राइम कर चुका है और पुलिस वालों को शक हो गया कि कहीं न कहीं इसके पीछे पुष्पेंद्र लोधी का ही हाथ है। उसके बाद पुलिस वाले सलोनी और पुष्पेंद्र लोधी का दोनों की कॉल डिटेल बारीकी से खंगालते हैं। 4 अगस्त 2021 की रात करीब 2 बजे के आसपास जब रवि दत्त की हत्या हुई थी, उससे पहले सलोनी लगातार पुष्पेंद्र लोधी से बात कर रही थी और इतना ही काफी था। उसके बाद पुलिस वाले पुष्पेंद्र लोधी को उठा लेते। उसके बाद पुलिस वाले उससे काफी ज्यादा सवाल पूछते हैं, लेकिन वो केस को इधर उधर घुमा रहा है। उसके बाद पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते, जिसके कारण वो पुलिस वालों के सामने टूट जाता है और पुलिस वालों से पूरी सच्चाई बता देता है कि हाँ मैंने रवि दत्त दुबे की हत्या की है। 4 अगस्त 2021 को मैं उसके घर में गया था और एक देसी कट्टा लिया हुआ था, उससे फायरिंग करके रवि दत्त दुबे की हत्या कर दिया। लेकिन पुलिस वाले फिर उससे सवाल पूछते हैं आखिरकार तुम रवि दत्त दुबे को क्यों मारे। तो पुष्पेंद्र लोधी बताता है कि ये सब मैंने छोटी बेटी सलोनी के कहने पर किया है। अब पुलिस वालों के पास काफी ज्यादा सबूत थे सलोनी को गिरफ्तार करने के लिए। फिर पुलिस सलोनी को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और एक नई कहानी सामने निकल कर आती है। सलोनी पुलिस वालों से बताती है कि जब उसके पिता ने करण के साथ पार्क में उसे पकड़ लिया था और दोनों को मारा था, तब से हमें बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी सलोनी करण से छुप छुप कर कॉल पर बातें करती थी। एक दिन उसके पिता कॉल पर बात करते हुए करण के साथ पकड़ लेते और उस दिन भी सलोनी के पिता ने सलोनी को खूब ज्यादा मारे थे और इससे सलोनी और भी ज्यादा खफा हो जाती है। फिर प्लान बनाती है कि अब वो अपने पिता को रास्ते से हटा देगी, क्योंकि जो पिता होता है वो अपने बेटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा पाबंदी लगा देता है और उसे फोन नहीं दिया करता और बाहर जाने की इजाजत नहीं थे। और इसी चलते वो एक दिन करण से कहती है तुम मेरे पिता को मार दो, तभी हम दोनों साथ रह पाएंगे। लेकिन करण इस चीज के लिए मना कर देता है और फिर सलोनी से दूरियां बना लेता है। अब सलोनी को किसी न किसी तरीके से अपने पिता को रास्ते से हटाना, क्योंकि उसके पिता के कारण ही उसका करण दूर हो जाता है उससे। इसके चलते वो अब एक ऑनलाइन दोस्त बनाती है जिसका नाम था पुष्पेंद्र लोधी। 1 महीने के अंदर ही वो व्हाट्सएप पर बात करने लगती है, फिर धीमे धीमे वो कॉल पर भी बात करने लगते हैं वो। और सलोनी मीठी मीठी बातों में पुष्पेंद्र को फंसा लेती है और फिर से पुष्पेंद्र जब पूरी तरीके से सलोनी के कंट्रोल में आ जाता है, फिर सलोनी कहती है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरे पापा को मारना होगा। पुष्पेंद्र तो पहले सलोनी से कारण पूछता, तो वो कहती है अगर तुम मुझे पाना चाहते हो मेरे पापा को रास्ते से हटाना होगा। और यहीं पर पुष्पेंद्र लोधी कहता है कि ये काम फ्री में नहीं होता है, इसके लिए पैसे
लगते हैं और यह काम हो जाएगा, लेकिन 1 लाख रुपए देने होंगे। अब सलोनी दुबे के पास इतने पैसे तो नहीं थे। वो पुष्पेंद्र लोधी से कहती है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा यह काम कर लोगे, तुम मेरे शरीर का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि तुम जब चाहोगे और जहाँ चाहोगे वहाँ मैं तुमसे मिलने चली आऊंगी और तुम मेरे साथ संबंध भी बना सकते हो। यानी कि सलोनी अपने शरीर का लालच देकर पुष्पेंद्र लोधी से अपने पिता को मरवाना चाहती थी। और फिर 4 अगस्त 2021 को करीब 10:30 बजे के आसपास पुष्पेंद्र लोधी इनके घर पर आ जाता है और सलोनी चुपके से दरवाजा खोलती है और घर के अंदर पुष्पेंद्र लोधी को छुपा देती है। और रात के करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास जब सब गहरी नींद में चले जाते हैं तो वो पुष्पेंद्र लोधी जो है रवि दत्त के कमरे में जाता है और उनके सर पर देसी कट्टा रख करके गोली चला देता है, जिसके कारण रवि दत्त की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और जिससे वो आराम से घर से बाहर निकलकर वो चला जाता है। क्योंकि परिवार के जो बाकी लोग थे वो दूसरे कमरे में थे, क्योंकि परिवार के जो और लोग थे वो हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर निकलने की। और इसी दौरान पुष्पेंद्र लोधी घर से बाहर निकल जाता है और फिर कहानी का खुलासा हो जाता है। और जब यह कहानी परिवार के लोग और आसपास के जो पड़ोस लोग होते हैं जब ये कहानी सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। हालांकि पुष्पेंद्र लोधी और जो सलोनी दुबे होती है वो दोनों अब पुलिस के हिरासत में और वो दोनों अब जेल में है कुछ दिन बाद। और जो रवि दत्त दुबे की पत्नी थी कुछ दिन बाद वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, क्योंकि जो उन्हें सदमा लगा था वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। यानी कि घर की छोटी बेटी सलोनी दुबे के कारण घर की 2 जान गई और उसके पिता चले गए, उसकी माँ चली गई और साथ में खुद ही जेल चली गई और उसकी बड़ी बहन और उसका छोटा भाई अनाथ हो गए। सोचो, एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। कभी भी जीवन में ऐसा कदम उठाने से पहले आपको 100 नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह आपके माँ बाप, आपका पूरा परिवार बिखर सकता है, बर्बाद हो सकता है। बाकी आप लोग की इस कहानी पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।